स्क्रीन पे तुम्हें जो पेपर का पीडीएफ दिख रहा है, ये मॉक पेपर मैंने जेईई मेन 2026 अप्रैल एटम्प्ट के लिए अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। इस मॉक पेपर का कुछ पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो पे। अगर इस मॉक पेपर को तुम अटेम्प्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ गिवन है, तुम वहां से चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट z1 z2 अप टू z11 बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो हमें एक 11 डिग्री का इक्वेशन दिया है और हमें पूछा गया है then the maximum and the minimum elements of the set A is equal to mod of zi minus zj where I less than equal to ij less than equal to 11 और I not equal to j है। ठीक है, और A and B respectively। तो हमें पूछा गया है a स्क्वायर प्लस b प्लस रूट टू इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बेसिकली जो 11 डिग्री का पॉलिनोमियल है इसके 11 कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। ठीक है, तो 11 कॉम्प्लेक्स रूट्स को हम यहाँ पे इस सेट में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, zi माइनस जेड, इसका मॉड मतलब Zi एंड Zj दो पॉइंट्स हमारे पास अगर आर्गन प्लेन में है उनके बीच का डिस्टेंस ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें से मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम डिस्टेंस जो है उसे हम बोल रहे हैं ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। फिर हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे करेंगे, अब अगर इस इक्वेशन को देखें थोड़ा सा, ठीक है, इस इक्वेशन को देख के कुछ क्लिक हो रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ध्यान से देखो। तो ये जीपी है, राइट, ये जो जीपी है इसका कॉमन रेशियो है 2/z। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका सम क्या आएगा, फर्स्ट टर्म टाइम्स यहाँ पे आएगा r टू द पावर n माइनस वन, तो 2/z टू द पावर 11 माइनस वन, यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे 12 टर्म्स है तो 12 आएगा, नीचे आएगा 2/z माइनस वन, दिस इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से आ गया z नॉन जीरो है, तो यहाँ से आएगा 2 टू द पावर 12 माइनस z टू द पावर 12 इक्वल टू 0 एंड z नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो z नॉट इक्वल टू 2 अगर है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ के जो नंबर ऑफ रूट्स आएंगे वो कितना आएंगे, 11 रूट्स आएंगे, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स डोमेन में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं z का जो रिप्रेजेंटेशन आएगा, कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन, वो क्या आएगा, 2 e टू द पावर, यहाँ पे आएगा आयोटा टाइम्स 2k पाई बाई 12। ठीक है, एंड वी हैव टू एक्सक्लूड द केस व्हेन k इक्वल टू 0। क्यों, k इक्वल टू 0 होगा तो z2 बन जाएगा, z2 के लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 11 पॉसिबल वैल्यूज आएंगे z का। तो यानी कि हम बोल सकते हैं z अगर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड्यूलस यहाँ पे 2 है, ठीक है, और आर्गुमेंट 2k पाई बाई 12 टाइप का है, यानी कि k पाई बाई 6 का टाइप का है, तो कैसा आएगा, यहाँ पे z इक्वल टू मॉड z इक्वल टू 2 ऐसे टाइप के एक सर्कल के ऊपर ये सारे रूट्स लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला दिस सो ऑन ऐसे लाई कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा लेट्स से z1, यहाँ पे आएगा z2, यहाँ पे आएगा z3, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, इसे मान लो z5, यहाँ पे मान लो z6, सो ऑन अप टू यहाँ पे मान लो z11। और z इक्वल टू 2 जो कि रियल एक्सिस पे आएगा, ये रियल एक्सिस है। ठीक है, रियल एक्सिस पे जो z आएगा वो हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, इसे रिजेक्ट करना है, तो यहाँ पे ये कंसिडर नहीं होगा। तो 11 रूट्स हमारे पास आ गए। अब इनके बीच के जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, बोलो, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 2k पाई बाई 12, यानी कि आर्गुमेंट का जो डिफरेंस है वो है 2 पाई बाई 12, यानी कि पाई बाई 6। तो अगर पाई बाई 6 का डिफरेंस है, उसके बाद देख सकते हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है इस सर्कल के ऊपर। अब मुझे बताओ, अगर हम ये 12 पॉइंट्स को इक्वली एक सर्कल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जहां पे एक पॉइंट को हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो क्या हम सर्कल के डायमीटर को फॉर्म कर सकते हैं, सोचो। हमने 12 पॉइंट को लेट से ऐसे प्लेस कर दिया कि यहाँ पे मान लो ऐसे किया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट्स आ गए। अब इसे हमने ऐसे तोड़ दिया,
ऐसे। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट्स आ गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पॉइंट हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, ये z इक्वल टू 2, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा। बस ये 11 पॉइंट्स हमें कंसिडर करना है। तो हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, जब ये दोनों पॉइंट्स डायमीटर के अक्रॉस लाई करेंगे। तो हम कोई भी दो पॉइंट्स ऐसे कंसिडर कर सकते हैं जो अलोंग डायमीटर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखें तो इस केस में मैक्सिमम डिस्टेंस हमें मिलेगा। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा? मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ए क्या होगा? सर्कल का डायमीटर, यानी कि 2 × 2, 2 रेडियस का सर्कल है, तो ए का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब बी का वैल्यू निकालना है। बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस कब आएगा? जब हम दो एडजेसेंट पॉइंट्स को लेंगे और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे कैलकुलेट करेंगे। तो एडजेसेंट पॉइंट्स का बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोचो। ये एंगल हमारे पास π/6 है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है, ये लेट से z1 है, ये z2 है, ठीक है। ये सर्कल का रेडियस है 2 यूनिट्स। तो क्लियरली बोल सकते हैं ये वाला एंगल क्या आएगा? ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों अगर एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 150/2, यानी कि 75 डिग्री, 75 डिग्री। तो इसका लेंथ क्या होगा? z1 z2, ठीक है। इसका लेंथ जो होगा वो होगा 2 × 2 cos ऑफ 75 डिग्री, ठीक है। ऐसे अगर डिवाइड करते इक्वली, ठीक है, इसको, तो यहाँ पे ये लेंथ आएगा 2 cos 75, ये भी 2 cos 75, तो 2 × 2 cos 75, यानी कि 4 टाइम्स cos ऑफ 75, यानी कि 4 टाइम्स साइन ऑफ 15। साइन ऑफ 15 का वैल्यू क्या होता है? साइन ऑफ 15 का वैल्यू होता है, हम देख सकते हैं, √3 - 1/2√2 इंटू 4। तो यहाँ पे √2 बचेगा। यहां से आ गया √6 - √2, ये आ गया बी, ठीक है। तो बी आ गया √6 - √2। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है a² + b + √2 का स्क्वायर, तो 4² +√6 का स्क्वायर, तो 6, यानी कि 16 + 6 यानी कि 22 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब ये डेफिनेटली राउंड 1 या फिर राउंड 2 का सवाल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि तुमने ये पैटर्न नोटिस कर लिया कि नहीं कि ये जीपी चल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के जो रूट्स आएंगे वो 2 रेडियस के एक सर्कल पे ऊपर लाई करेंगे और ऐसा कुछ फिगर बनेगा, ठीक है। उसमें हमें जियोमेट्रिकली ऐसे डिस्टेंस को मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन 10, द लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर n सच दैट 24 n डिवाइड्स 13 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये तो काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जान अटेम्प्ट में भी पूछा गया था। तो इसमें क्या करते हैं हम, 24 n, ठीक है। ये जो भी नंबर गिवन है पहले देखना होगा कि ये प्राइम है कि नहीं। तो प्राइम ये ऑब्वियसली नहीं है, इसको हमें लिखना पड़ेगा पहले प्राइम फैक्टराइज करके, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? इसे लिखेंगे 2³ × 3 होल टू द पावर n। इसे फिर से लिखेंगे 2 ⁻³ टाइम्स 3 ⁻n। अब हमें ऐसा n ढूंढना है ताकि यहाँ पे जो पावर आए, ठीक है, मतलब n इंटीजर आए, नॉन नेगेटिव इंटीजर आए, एंड यहाँ पे 24 13 फैक्टोरियल को भी डिवाइड करें। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 2 समथिंग है, तो ये जो समथिंग है, समथिंग को भी 13 फैक्टोरियल को डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो 3 के पावर में समथिंग है, इस समथिंग को भी 13 फैक्टोरियल को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी कि हमें दोनों का जो कॉमन एरिया है वो लेना पड़ेगा। इसका मतलब हमें एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल, ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता है पीएनसी में, जिसे हम बोलते हैं लेजेंड्रेस फॉर्मूला। और उसमें हम यही करते हैं कि n फैक्टोरियल में कोई p अगर प्राइम नंबर है हमारे पास, उसका एक्सपोनेंट कैसे ढूंढते हैं, यानी कि हम ऐसे a को फाइंड करने की कोशिश करें जहां पे p टू दी पावर a डिवाइड्स n फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे a को ढूंढने की कोशिश करें तो a का जो वैल्यू आता है वो आता है n/p
प्लस n बाई p स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो भी है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, प्लस n बाई p क्यूब प्लस सो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम इसी केस में भी वैसे ही ट्राई करेंगे। यहाँ पे 3n जो भी आएगा वो 2 का एक्सपोनेंट आएगा इन 13 फैक्टोरियल, यानी कि 13/2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 13/2 स्क्वायर प्लस 13/2 क्यूब प्लस, अब नेक्स्ट टर्म्स जो देखो नेक्स्ट टर्म जीरो होते जाएंगे क्योंकि 2 to the power 4 16 है, उसके बाद 32 आएंगे, तो उसके बाद देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर सारे जीरो होते जाएंगे, तो यहाँ पे जीरो लिख देंगे डायरेक्ट, इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं 13/2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 6 प्लस यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा प्लस यहाँ पे 1 आएगा, तो यानी कि 10 आ गया, ठीक है। तो यानी कि n का जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है वो आ सकता है 3.33, यानी कि 3 आ सकता है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू ले हमेशा याद रखना। तो इस केस में n का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 आ सकता है। अब इस केस में देखेंगे यहाँ पे अगर 3 का एक्सपोनेंट चेक करें n विल बी इक्वल टू 3 का एक्सपोनेंट n है, ठीक है, 2 का एक्सपोनेंट 3n था तो हमने 3n लिखा, 3 का एक्सपोनेंट n है तो हम n लिखेंगे। इस केस में क्या आएगा 13/3 प्लस 13/3 स्क्वायर प्लस बाकी सारे टर्म जीरो होते जाए, ठीक है, तो प्लस 0, तो यहाँ पे ये क्या आएगा 4 प्लस यहाँ पे आएगा 1, तो यहां से देख सकते हैं n मैक्स जो आ गया n मैक्स आ गया 5। तो अब हम क्या करेंगे इसमें से जो छोटा वाला होगा उसे लेंगे, क्यों, लेट्स से हमने बड़े वाले को चूज कर लिया तो इस केस में n मैक्स 5 होगा, तो यहाँ पे 2 to the power 15 होगा, पर हमने ऑलरेडी बोला था कि 2 to the power 10 ही मैक्सिमम ऐसा पॉसिबल नंबर है जो 13 फैक्टोरियल को डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ पे 2 to the power 15 तो पॉसिबल ही नहीं है, फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि हमें इन मैक्स को 3 लेना पड़ेगा, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली ये राउंड 1 वाला सवाल है क्योंकि इसमें बस फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, बस और कुछ नहीं। और ये चीज तुम्हें बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्सपोनेंट 3n है, ठीक है, n नहीं, उसके हिसाब से तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे बोला गया है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k लेट y इक्वल टू yx बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया गया है, हमें बोला गया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी e⁻² yx exists and equals l where l is a non-zero real number, तो हमें 2k प्लस 6l² इसका वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसमें k फंसा हुआ है, अब k के दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, आइदर k इज इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 पे ये फैक्टर गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा x⁸ तो यानी कि y इक्वल टू, अच्छा ये हम कौन सा केस ले रहे हैं k इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू हम देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे इसे x e⁻⁸ dx, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 16, तो 1/16 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 16 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है, 16x जो बनेगा वो डेरिवेटिव बन जाएगा इसका, तो यहाँ पे देख सकते हैं e⁻t × dt, इसका आंसर आएगा e⁻8x² / 16 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, y इक्वल टू ये आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी e⁻−2x² yx करेंगे, ये क्या आएगा e⁻−2x² मतलब e⁻6x² डिवाइडेड बाई 16 प्लस c e⁻−2x², तो ये तो क्लियरली नॉन बाउंडेड है, ठीक है, ये लिमिट तो नॉन एग्जिस्टेंट होगा, नॉन एग्जिस्टेंट, तो क्लियरली हम बोल सकते k इक्वल टू 1 नहीं होगा, ठीक है, ये रिजेक्टेड होगा क्लियरली। अब हमें दूसरा केस जो आएगा हमारे पास k नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, तो उस केस के लिए देखते हैं इक्वेशन क्या बनेगा dy dx इक्वल टू x e⁻8x² इंटू y प्लस 3 होल टू द पावर 1 - k, तो इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, ठीक है, यहां से आ गया y प्लस 3 होल टू द पावर k - 1 dy इक्वल टू x e⁻8x² dx,
वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। इसका इंटीग्रल क्या आया था, e टू द पावर 8x स्क्वायर बाई 16 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट विल बी इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रल आएगा y प्लस 3 होल टू द पावर k डिवाइडेड बाई k। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम बोलेंगे कि y प्लस 3 विल बी इक्वल टू k e टू द पावर 8x स्क्वायर बाई 16 प्लस के सी। ठीक है, इसका होल टू द पावर 1 बाई के, यानी कि y जो आएगा, ठीक है, y वाला जो फंक्शन आएगा y x विल बी दिस माइनस 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे है e टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर, तो e टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर टाइम्स yx। अब यहाँ पे एक मजेदार चीज देखो, यहाँ पे हमें बोला गया है कि k एक फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और c भी एक फाइनाइट नंबर ही होगा, क्योंकि c हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस वाले फैक्टर को हम अगर देखें, ये कांस्टेंट है, पर अगर x इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ये वाला फैक्टर जो होगा ये बहुत जल्दी ग्रो करेगा। तो इस वाले फैक्टर को ही हमें बस कंसिडर करना है यहाँ पे लिमिट के लिए। तो यहाँ पे बनेगा लिमिट k 8 k e टू द पावर 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 होल टू द पावर 1 बाई k माइनस 3। यही बन जाएगा इस वाले जो टर्म आएगा e टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर टाइम्स yx, इसका लिमिट एज x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अच्छा, यहाँ पे e टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर भी मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे आएगा k टू द पावर 1 बाई k डिवाइडेड बाई 16 टू द पावर 1 बाई k, यहाँ पे आएगा e टू द पावर 8x स्क्वायर बाई k माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे आएगा 3 e टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर। तो क्लियरली देख सकते हैं इस वाले टर्म का जो लिमिट आएगा वो तो जीरो आएगा, एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी ये टर्म जीरो हो जाएगा। पर इस टर्म में दिक्कत आएगी, अगर मान लो ये वाला जो एक्सपोनेंशियल पावर है, एक्सपोनेंशियल समथिंग है, ये वाला टर्म अगर पॉजिटिव आ गया तो ये तो बहुत जल्दी इंक्रीज कर जाएगा और इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर नेगेटिव आ गया तो क्या आ गया आएगा, इसका लिमिट जो आएगा जीरो आएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एल, तो एल तो जीरो आ जाएगा। पर क्वेश्चन में बोला गया है एल इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास है, अगर एल को नॉन जीरो होना पड़ेगा तो हम बोल सकते हैं इस वाले जो पावर है, ठीक है, 8x स्क्वायर बाई के माइनस 2x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं 8 बाई के माइनस 2 इक्वल टू जीरो, यानी कि यहां से आ गया k इक्वल टू 8 बाई 2, तो 4 आ। ठीक है, तो k इक्वल टू अगर 4 है, l क्या आ जाएगा, l आ जाएगा k टू द पावर 1 बाई के डिवाइडेड बाई 16 टू द पावर 1 बाई के, यानी कि k बाई 16 टू द पावर 1 बाई के। यहां से आ जाएगा 4 बाई 16 होल टू द पावर 1 बाई 4, यानी कि 1 बाई 4 टू द पावर 1 बाई 4। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है 2k प्लस 6 एल स्क्वायर, एल स्क्वायर क्या आएगा, एल स्क्वायर आएगा 1 बाई 4 इसका अंडर रूट, यानी कि हाफ, 6 एल स्क्वायर प्लस 2k, यानी कि 6 इंटू हाफ इज 3 प्लस 2k इज 8। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 11। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेफिनेटली ये राउंड 2 में अटेम्प्ट करने वाला सवाल है, क्योंकि इसमें देखो हमें k इक्वल टू 1 को सेपरेटली एनालाइज करना था, k नॉट इक्वल टू 1 को सेपरेटली एनालाइज करना था। उसके बाद देख सकते कि यहाँ पे ये वाला कंडीशन हमें डिटरमाइन करना था कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है और नॉन जीरो है तो इस वाले पावर को जीरो होना पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंसीडर द फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स दिस माइनस कॉस इनवर्स दिस, ठीक है, gx इक्वल टू tan इनवर्स दिस, hx इक्वल टू दिस, द रेंज ऑफ द फंक्शन हमें पूछा गया है fx प्लस gx प्लस hx। तो यहाँ पे पहली बात यह है कि हमारे दिमाग पे जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ऐसे बड़े सवालों का, ऐसे बड़े बड़े एक्सप्रेशन का, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, एग्जाम प्रेशर में ये सवाल तो नहीं हो सकता, तुम इसे राउंड 2 में कर सकते हो अगर चाहो, या फिर लीव कर सकते हो। मैं पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 8 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 12 डिग्री का पॉलिनोमियल है।
उसे हम देखते ही डर जाएंगे। ठीक है, मैं भी अगर तुम्हारे जगह एग्जाम पे होता, मैं भी इसे देख के पहले बार बहुत डर जाता कि क्या है। पर ये क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि मतलब बहुत ही ट्रिकी एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इसमें। कैसे करेंगे? अब इसके बारे में सोचो। ठीक है, रेंज ऑफ द फंक्शन पूछा गया है, रेंज हम कैसे निकालते हैं? सोचो, रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यू किस रेंज में किस इंटरवल में लाई करता है। ठीक है, वो नहीं है। उसका मतलब ये है कि डोमेन में जो एलिमेंट्स है उनको अगर हम एफ में डालेंगे तो हमें क्या एलिमेंट्स मिलेंगे, वो है उस फंक्शन का रेंज। राइट? तो अगर हम इस फंक्शन का डोमेन चेक करें, ठीक है, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स, तो हमें क्या कुछ खूबसूरत चीज मिलेगा? इसे ही चेक करना है हमें। अब क्वेश्चन में देखो, जो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है इनका डोमेन तो रेस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, -1 to 1 में ही लाई करना चाहिए। तो इनसे ही शुरुआत करते हैं। टेन इनवर्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है, कॉट इनवर्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है, वो तो सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर साइन इनवर्स के अंदर और कॉस इनवर्स के अंदर सिर्फ -1 to 1 आ सकता है। अब यहाँ पे भी देखो, ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल बेसिकली इस पॉलिनोमियल के ही साथ रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करो, यहाँ पे तुम्हें ये वाला पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इस पॉलिनोमियल की थोड़ा चर्चा करते, x⁴ माइनस 4x³ प्लस 7x² माइनस 6x+3। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली हम डेरिवेटिव से या फिर ग्राफ बना के ऑब्वियसली नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो 4 डिग्री का इक्वेशन है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसे एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसके रूट्स हम बाई ट्रायल एंड एरर निकाल सकते कि नहीं। तो एक बात हम नोटिस करते हैं, यहाँ पे पी एक्स मान लेते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे अगर x को कुछ फेमिलियर वैल्यू डालेंगे, x = 1 डालो, क्या मिलेगा? 1 - 4 + 7 - 6+3, तो 10 माइनस हो गया, यहाँ पे 10 10 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, तो P(1) तो 1 आ गया। ठीक है, अगर P(1) आ गया, क्या हम Px - 1 = 0 इसका इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं? सोचो, Px - 1 = 0, यानी कि हम लिख सकते हैं x⁴ माइनस 4x³ प्लस 7x² माइनस 6x+3 -1 तो +2। दिस इज इक्वल टू Px - 1। ठीक है, अभी अभी हमने बोला कि P(1) = 1 है, तो x = 1 इसका एक रूट है। तो अगर x = 1 इस एक्सप्रेशन में डालेंगे, ये 0 बन जाएगा। तो यानी कि बोल सकते हैं x = 1 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, अगर x = 1 इसका फैक्टर है, तो x - 1 ऐसे मल्टीप्लाई करके इसको फैक्टराइज करने की थोड़ा कोशिश करते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। यहाँ पे बनेगा x³। ठीक है, माइनस x³, तो यहाँ पे बनेगा -3x²। ठीक है, +3x² प्लस 4x² -4x -2x। ठीक है, +2, देखो मैच हो गया। अब इसे भी क्या फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? देखो यहाँ पे x³ है, -3x² है, इसे भी अगर देखें तो इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या? 4x को 3x + x, और अगर यहाँ पे देखें 2 को क्या ऐसे लिख सकते हो, 1 + 1, और आगे एक माइनस साइन है। तो मुझे यहाँ पे जो एक खूबसूरत चीज दिख रहा है वो ये है कि x³ - 3x² प्लस 3x - 1, इसे हम लिख सकते हैं x - 1 का क्यूब। ठीक है, और बाकी जो टर्म्स है, बाकी टर्म्स है +x - 1, प्लस x - 1। देख रहे हो कितना सुंदर तरीके से ये x - 1 फिर से कॉमन आ गया इसमें से, यानी कि x - 1 का स्क्वायर टाइम्स x - 1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं px विल बी इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पे बनेगा x - 1 का स्क्वायर प्लस x - 1 to the power 4। अब मुझे बताओ, अगर ये पॉलिनोमियल ऐसा है और यहाँ पे x - 1 का पावर इवन है, यहाँ पे भी इवन है, तो इस पॉलिनोमियल का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे अचीव होगा? ऑब्वियसली x = 1 पे अचीव होगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ही 1 है और x = 1 पे ही वो अचीव हो रहा है। इसका मतलब
ये वाला जो टर्म है साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स पी एक्स, और ये टर्म जो है कॉस इनवर्स ऑफ पी ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कब डिफाइन होंगे? इफ एंड ओनली एक्स इक्वल टू 1 है एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, राइट? यहां से क्या कॉमन सोल्यूशन आ गया दोनों में? एक्स इक्वल टू 1। अगर एक्स 1 से कुछ भी अलग नंबर है, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 नहीं है मान लो, उस केस में ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, साइन इनवर्स ही डिफाइन नहीं है, कॉस इनवर्स भी डिफाइन नहीं है। तो यानी कि एफ एक्स का जो डोमेन है उसमें एक सिंगल एलिमेंट है जो कि है एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर तीनों फंक्शन को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स, तीनों को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब तीनों का जो कॉमन डोमेन आएगा वो आएगा एक्स इक्वल टू 1। इसका मतलब तीनों का जो कॉमन रेंज आएगा वो भी एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रेंज आएगा, जो कि होगा एक्स इक्वल टू 1 पे एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स का वैल्यू। अब एफ एक्स इक्वल अब एक्स इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू क्या आएगा? साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस इनवर्स 1, तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस 0, ठीक है। तो पाई बाय 2, एफ एक्स विल बी पाई बाय 2, एफ ऑफ 1 विल बी पाई बाय 2, ठीक है। जी ऑफ 1 क्या बनेगा? जी ऑफ 1 देख सकते, टेन इनवर्स 1 टू द पावर 12, यहाँ पे 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 8 प्लस 2, तो यहाँ पे बनेगा 11 माइनस 14 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, तो 0। अब यहाँ पे h ऑफ 1 क्या बनेगा? 1 प्लस 6 7 प्लस यहाँ पे बनेगा 11, तो 18, 18 प्लस 8 इज 26 प्लस 2, तो 28, कॉट इनवर्स 28। तो क्लियरली देख सकते हैं इस फंक्शन का एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स का जो रेंज आएगा, रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा जो होगा पाई बाय 2 प्लस कॉट इनवर्स 28, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा? देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे एक एलिमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 ही यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और तुम चेक भी कर सकते हो कि ये जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर 3 पाई बाय 4 से कम है, छोटा है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें देखो यही तुम्हें रिकॉग्नाइज करना था कि इस वाले टर्म को हम फैक्टराइज कर सकते हैं अगर हमने ये वाला पॉलिनोमियल कंसीडर किया पी एक्स माइनस 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे क्या बोल रहा है? लेट फॉर एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एफ एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है, एफ एक्स एक फंक्शन डिफाइंड है इंटीग्रल के टर्म। इफ एफ एक्स इक्वल टू के हैज एटलीस्ट 3 रियल सॉल्यूशंस फॉर सम रियल नंबर के, देन द रेंज ऑफ के मस्ट बी व्हाट, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, पहले एफ एक्स को निकालना है, ठीक है, इस गिवन इंफॉर्मेशन से। तो उससे हमें एफ एक्स का एक ग्राफ का अंदाजा लगाना है। तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स का जो ग्राफ आएगा उसके साथ y इक्वल टू के, इस लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे वो एटलीस्ट 3 होंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखें, अगर एफ एक्स निकालते हैं, चलो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है दिस। तो कैसे निकालेंगे? इसमें देखो इंटीग्रल जो चल रहा है वो टी के रेस्पेक्ट में चल रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो इसे मान लो कुछ सी, ठीक है। तो 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस टी, सी माइनस टी, इसका मॉड। अब अगर टी लेस देन सी है तो ये मॉड कैसा होगा? मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा, ठीक है। तो मॉड अगर पॉजिटिव से ओपन होता है, ये बनेगा सी माइनस टी डी टी, ये लिमिट बन जाएगा 0 टू सी, प्लस यहाँ पे बनेगा सी टू इंफिनिटी। सी टू इंफिनिटी में मॉड जो होगा वो माइनस से ओपन होगा, ठीक है। तो ऐसे हमें कैलकुलेट करना है इसे। अब इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 टू सी टू द पावर माइनस टी डी टी, माइनस यहाँ पे बनेगा टी टू द पावर माइनस टी डी टी, इसका इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू सी, प्लस इंटीग्रल सी टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस टी टाइम्स टी डी टी, माइनस सी इंटीग्रल सी टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस टी डी टी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, सी टाइम्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी, और ये लास्ट वाला टर्म बचेगा माइनस सी टाइम्स ई टू द पावर माइनस सी माइनस 0, ठीक है। बट यहाँ पे जो आएगा बीच वाले टर्म कैसे करेंगे? टीआई मेथड लगा लेते हैं इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए, टी टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रल, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन टी, सेकंड फंक्शन ई टू द पावर माइनस टी,
तो यहाँ पे बनेगा 1 0, यहाँ पे बनेगा माइनस ई टू द पावर माइनस टी, ई टू द पावर माइनस टी, प्लस माइनस प्लस यहाँ पे आएंगे ऐसे, तो यहाँ पे आ गया माइनस ई टू द पावर माइनस टी टाइम्स टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी, तो ओवरऑल ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे अगर माइनस ई टू द पावर माइनस टी टाइम्स टी प्लस 1, अच्छा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और लिमिट्स आएंगे 0 टू सी, यहाँ पे माइनस बनेगा ई टू द पावर माइनस टी टाइम्स टी प्लस 1, लिमिट्स फ्रॉम सी टू इंफिनिटी। तो इसे अगर कैलकुलेट करें ये बन जाएगा सी माइनस टू ई टू द पावर माइनस सी, प्लस यहाँ पे बन जाएगा पहला जो टर्म बनेगा ई टू द पावर माइनस सी टाइम्स सी प्लस 1, दूसरा टर्म क्या बनेगा 1। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, पहला टर्म बन जाएगा 0, तो 0, और दूसरा टर्म बनेगा प्लस ई टू द पावर माइनस सी टाइम्स सी प्लस 1। ठीक है, माइनस, अच्छा ये टर्म तो हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी, कंसिडर कर लिया। यहाँ पे देखो ये जो दोनों टर्म्स है मिलके इसे मार देंगे, तो c प्लस यहाँ पे बनेगा 2 ई टू द पावर माइनस सी प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो अब c को एक्स स्क्वायर डाल दो, तो एफ एक्स क्या बनेगा, एफ एक्स इज c इक्वल टू एक्स स्क्वायर डालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब पहले ऑड एंड इवन नेचर चेक करेंगे ग्राफ का। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो एफ एक्स जो आएगा वो एक इवन फंक्शन आएगा। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस क्या वो सिमेट्रिक होगा। तो अगर हम सिर्फ पॉजिटिव एक्स के लिए ग्राफ बनाए और फिर उसका मिरर इमेज ले ले अबाउट वाई एक्सिस, तो हमें पूरा एफ एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। अब कैसे करेंगे इसे, एक्स ग्रेटर देन 0 कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलो, तो एफ ऑफ 0 जो है, एफ ऑफ 0 कितना है, एफ ऑफ 0 आएगा 0, यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1, तो 1, एफ ऑफ 0 तो 1 है। तो अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स का कोई मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट आ रहा है कि नहीं वो चेक करना होगा। एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे बनेगा 2x, यहाँ पे बनेगा माइनस, यहाँ पे बनेगा 4x ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इक्वल टू 0 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसे अगर कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स 2 इक्वल टू 1, तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग 2, और बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू लॉग 2 इसका अंडर रूट, राइट, एक्स पॉजिटिव के लिए बात हो रही है। तो एक्स इक्वल टू रूट लॉग 2 ये कहीं पे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसका क्या होगा देखते हैं, इसका अगर वैल्यू पुट करें इसमें, एक्स इक्वल टू लॉग 2 इसका अंडर रूट पुट करें, यानी कि एक्स स्क्वायर को लॉग 2 डाले, यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू लॉग 2 प्लस ई टू द पावर माइनस लॉग 2, यानी कि 1/2, राइट। तो 1/2 इसका मतलब यहाँ पे बनेगा 1 माइनस 1 तो 0, तो एफ एक्स इक्वल टू लॉग 2 आ गया। ठीक है, एट रूट लॉग 2, तो यानी कि लॉग 2 जानते हैं हम 1 से छोटा होता है, राइट, 0.693 ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट इससे नीचे आएगा, यानी कि इस पॉइंट पे मिनिमम है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ये तो पॉजिटिव एक्स के लिए आ गया। अब देखते हैं नेगेटिव एक्स के लिए क्या आएगा, इसका जस्ट मिरर इमेज ले लेंगे, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। पर यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बस ऐसा ही आ जाए। ठीक है, स्मूथ आए कि ना आए वो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस रफ ग्राफ चाहिए। ठीक है, इसका एक ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा कुछ ग्राफ है, पर हमें बोला गया है कि y इक्वल टू के लाइन, ठीक है, y इक्वल टू के लाइन ऐसा है, ये लाइन इस ग्राफ को 3 जगह पे कट करना है, एटलीस्ट 3 जगह। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है यहां से कहीं से पास करना चाहिए, राइट। एटलीस्ट 3 मतलब यहाँ पे भी देखो 4 सॉल्यूशन मिल रहे हैं इस रीजन पे, जब k इज लाइंग इन लेट्स से ओपन log 2 टू, यहाँ पे बनेगा क्लोज 1, राइट। यहाँ पे ये वाला पॉइंट है 0,1, ये वाला पॉइंट है
तो रूट लॉग टू कॉमा लॉग टू। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये log 2 नहीं हो सकता, क्योंकि k इक्वल टू log 2 के लिए यहाँ पे देखो सिर्फ दो ही सॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है। पर k इक्वल टू 1 हो सकता है, क्योंकि फिर यहाँ पे एक सॉल्यूशन, यहाँ पे एक सॉल्यूशन, यहाँ पे एक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो तीन सॉल्यूशन एटलीस्ट हमारे आ गए, राइट। तो हमें क्या मिल रहा है ऑप्शन में, देखे ओपन log 2 टू क्लोज 1, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे हमने इस फंक्शन को पहले निकाला, फिर जाके इस ग्राफ को ड्रॉ किया, रफ ग्राफ, और उसके बाद ये फंक्शन का जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो 3 होना चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो उससे हमने के का रेंज निकाल लिया। तो ये ऑब्वियसली राउंड 2 का सवाल है, क्योंकि राउंड 1 में ऐसे सवालों को करोगे तो टाइम लगेगा, और पहले राउंड में हम वही सवाल करते हैं जिसमें हमें कॉन्फिडेंस हो और बस मतलब सॉल्व हो जाए जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर इन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिफाइन एफ एन एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस, ठीक है। अब आई एन इक्वल टू दिस 0 टू 1 इंटीग्रल ऑफ एफ एन एक्स डी एक्स। तो हमें लिमिट एन टेंड इंटू इन्फिनिटी आई वन प्लस आई टू प्लस सो ऑन अप टू आई एन, इसे कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली क्या करेंगे, हम पहले एफ एन एक्स निकालेंगे। एफ एन एक्स क्या है, एफ एन एक्स है मिनिमम ऑफ दिस टू फंक्शंस। तो सेम तरीके से हम बोलेंगे कि अगर हम देखें जीरो टू हाफ में 1 - x जो आएगा, 1 - x इससे बड़ा होगा x से, राइट, क्योंकि x हाफ से छोटा है। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि इस इंटरवल में 1 - x का जो हायर पावर्स आएंगे वो क्लियरली इससे बड़े होंगे, यानी कि डिवाइड बाई n फैक्टोरियल भी करेंगे तो भी इनइक्वालिटी सेम रहेगा। तो ये मिनिमम फंक्शन होगा, ठीक है। तो दिस इक्वल टू x टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल if x is less than half and greater than 0, and if half less than x less than 1, then it will be clearly the opposite, 1 - x whole to the power n by n factorial, right। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें आई एन कैलकुलेट करना है। आई एन क्या है, आई एन है इंटीग्रल 0 टू 1, इसे फिर तोड़ना होगा क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो 0 टू हाफ में तोड़ेंगे, 0 टू हाफ में क्या आएगा, x टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल, प्लस हाफ टू 1 में क्या आएगा, हाफ टू 1 में आएगा 1 - x होल टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल। तो 1 बाई n फैक्टोरियल टाइम्स n प्लस 1, ये तो कॉमन आ जाएगा इंटीग्रल के बाद। यहाँ पे लिमिट्स क्या क्या आएंगे, हाफ टू द पावर n प्लस 1 -0, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा 1 पुट करेंगे, अच्छा लिमिट भी पलट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ टू द पावर n प्लस 1 बचेगा पहले, माइनस यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 0, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। इसे अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2 इंटू दिस यानी कि 1 बाई n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n प्लस 1, यानी कि 1 बाई 2 होल टू द पावर n, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो अब क्वेश्चन में हमें देखो समेशन ऑफ आई आर फ्रॉम आर इक्वल टू 1 टू n कैलकुलेट करना है। समेशन आर इक्वल टू 1 टू n आई आर, इसका लिमिट कैलकुलेट करना है। तो ये क्या आएगा, समेशन आर इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी लिमिट टेंडिंग इनटू इंफिनिटी, ये बनेगा हाफ टू द पावर आर 1 बाई आर फैक्टोरियल आर प्लस 1। कोई इनफाइनाइट सीरीज ऐसे तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि जहां पे नीचे फैक्टोरियल टर्म्स है, ठीक है, ये पूरा जो टर्म है आर फैक्टोरियल टाइम्स आर प्लस 1, इसे लिख सकते हैं आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, राइट। ऊपर क्या है, हाफ टू द पावर आर। तो अगर यहाँ पे आर इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी चल रहा है ऐसे, और यहाँ पे हम देखें तो इसे फिर से लिख सकते हैं के इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी हाफ टू द पावर के माइनस 1 डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल, राइट। तो ऐसे अगर लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे हमने अगर लेट से ऐसा किया कि एक हाफ से डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स जो मिलेंगे वो दोनों मिलके बना लेंगे हाफ टू द पावर के। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये वाला जो सीरीज आएगा समेशन के इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी हाफ टू द पावर के बाई के फैक्टोरियल, ये किसका सीरीज है,
ये तो एक्सपोनेंशियल सीरीज है, क्योंकि एक्स टू द पावर के बाई के फैक्टोरियल समेशन के इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ये होता है e टू द पावर एक्स, राइट। तो अगर इसे देखें, इसमें दो टर्म्स मिसिंग है, ठीक है। इसमें k इक्वल टू 1 वाला टर्म मिसिंग है और k इक्वल टू 0 वाला टर्म मिसिंग है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स e टू द पावर हाफ माइनस k इक्वल टू 0 वाला टर्म बनेगा 1 और k इक्वल टू 1 वाला टर्म बनेगा यहाँ पे x यानी कि हाफ। तो यहाँ पे क्या आया, 2 अंडर रूट e माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2 टाइम्स 2 तो 3। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि दिस इज इक्वल टू रूट ए माइनस बी, वेयर ए इज अ पॉजिटिव नंबर एंड बी इज अ नेचुरल नंबर। तो अगर हमारे पास 2√e-3 है, तो इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 4e-3, राइट। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी। तो ए प्लस बी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 4e+3। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ई होता है कितना, 2.718 समथिंग ऐसा। तो यहाँ पे 2.7 अगर करेंगे, 5.2, 10.4 प्लस 3 यानी कि 13.4 समथिंग इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसका आंसर 13 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे हमने पहले फंक्शन को तोड़ा, उसके बाद हमारे पास ये वाला इनफाइनाइट सीरीज बना, उससे हमने एक्सपोनेंशियल सीरीज का फंडा लगा के यहाँ पे सॉल्व कर दिया इसे। तो ये क्वेश्चन तुम राउंड 1 में भी कर सकते हो, राउंड 2 में भी कर सकते हो, ठीक है। राउंड 1 में करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सीरीज क्लिक होना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। एग्जाम प्रेशर में क्लिक होना मुश्किल है। पर राउंड 2 में डेफिनेटली तुम इसे कर सकते हो, ये डुएबल सवाल है। बस तुम्हें इंटीग्रल को तोड़ना होगा और फिर इसे सम करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है, लेट फॉर अ ट्राइंगल एबीसी, ए बी इक्वल टू दिस, ठीक है। ए बी वेक्टर ये है, तो ए बी सी बना लेते हैं, ए बी सी। यहाँ पे ए बी वेक्टर जो है वो है -2, 1, 3। अच्छा, सी बी वेक्टर जो है, सी बी वेक्टर जो है ये वाला, ये वेक्टर है अल्फा बीटा गामा। सी ए वेक्टर जो है, सी ए वेक्टर जो है 4, 3 डेल्टा। If the area of the triangle ABC is 5√6, then the sum of all possible values of CB.CA is equal to 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, पहली बात तो ये है कि ये ट्राइंगल है, तो हम बोल सकते हैं कि तीनों वेक्टर्स का सेम सेंस ऑफ रोटेशन में अगर हम सम ले तो उसमें हमें 0 मिलना चाहिए। यानी कि हम बोल सकते हैं सी बी वेक्टर माइनस यहाँ पे जो भी है वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर यानी कि माइनस ए बी वेक्टर प्लस यहाँ पे आएगा ए सी वेक्टर, या फिर बोल सकते हैं माइनस सी ए वेक्टर विल बी इक्वल टू 0, 0 वेक्टर। तो सी बी इक्वल टू ए बी प्लस सी ए। यहां से क्या आया, सी बी वेक्टर क्या है, सी बी वेक्टर है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा अगर ये है, ए बी क्या है, ए बी है -2। ए बी एंड सी ए इन दोनों का सम चाहिए, तो देख सकते हैं 2, 4 डेल्टा प्लस 3 आ गया। तो अल्फा बीटा गामा यहां से आ जाए, ठीक है। अल्फा है 2, बीटा है 4, अब गामा डेल्टा पे डिपेंड करता है, ठीक है। गामा इक्वल टू डेल्टा प्लस 3। तो इसमें बस हमें क्या करना है, डेल्टा निकालना है, ठीक है। तो फिर अल्फा बीटा गामा निकल जाएगा, डेल्टा भी निकल जाएगा। फिर हम ये सारे जो सीबी डॉट सी ए का वैल्यूज है, ठीक है, सीबी डॉट सी ए के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू चाहिए और सी ए के लिए डेल्टा भी चाहिए हमें। तो सभी डेटा हमें मिल जाए। तो बस एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है टू बी इक्वल टू 5√6, इसका मतलब हाफ टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड वेक्टर्स, ठीक है। एडजेसेंट साइड वेक्टर्स हम सेम सेंस में लेंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम सी बी एंड सी ए ले, इसे ले सकते हैं, राइट। दिस इज इक्वल टू 5√6, यानी कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा 10√6, ठीक है। 10√6 सी बी क्रॉस सी ए, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा,
आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे सी बी क्रॉस सी ए बनेगा अल्फा, अल्फा क्या है 2 4, यहाँ पे डेल्टा प्लस 3 है, यहाँ पे क्या है सी ए वेक्टर है 4 3 डेल्टा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू 10√6। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है 4 डेल्टा माइनस 3 डेल्टा माइनस 9, तो डेल्टा माइनस 9, उसके बाद ये बनेगा 2 डेल्टा माइनस 4 डेल्टा, तो -2 डेल्टा माइनस 12, इसका माइनस, ठीक है, तो 2 डेल्टा प्लस 12, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 6 - 16, तो -10। दिस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10√6, यानी कि बोल सकते कंपोनेंट का जो स्क्वायर्स का सम आएगा वो आएगा 10√6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे बनेगा 100 टाइम्स 6, तो 600। यहाँ से अगर इसे एक्सपेंड करेंगे, डेल स्क्वायर माइनस 18 डेल्टा प्लस 81 प्लस 4 डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 × 2 4 48 डेल्टा प्लस 144 प्लस 100 इक्वल टू 600। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे 5 डेल्टा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 5 डेल्टा स्क्वायर तो आ गया, 5 डेल्टा स्क्वायर आ गया प्लस 30 डेल्टा प्लस 30 डेल्टा प्लस 30 डेल्टा, यहाँ पे आएगा 500 माइनस 144 प्लस 81, यानी कि 5, यहाँ पे आएगा 225, ठीक है, 225, 5 डेल्टा स्क्वायर प्लस 30 डेल्टा। अच्छा, यहाँ पे 5 को कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड, राइट, तो 5 को अगर कैंसिल कर दे, डेल्टा स्क्वायर प्लस 6 डेल्टा इक्वल टू 100 माइनस ये बनेगा 1, सॉरी 45, राइट, तो 55 बन जाएगा ये, तो डेल्टा स्क्वायर प्लस 6 डेल्टा माइनस 55 इक्वल टू 0। तो इसे तोड़ सकते, डेल्टा स्क्वायर प्लस 11 डेल्टा माइनस 5 डेल्टा माइनस 55 इक्वल टू 0, डेल्टा प्लस 11 टाइम्स डेल्टा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया डेल्टा इक्वल टू -11 और डेल्टा इक्वल टू 5। तो अगर डेल्टा -11 है, ठीक है, लेट्स से डेल्टा इक्वल टू -11 है, तो सी बी वेक्टर क्या आएगा, सी बी वेक्टर आएगा अल्फा बीटा गामा 2 4, और यहाँ पे गामा इक्वल टू डेल्टा प्लस 3, तो यानी कि -8, राइट। सी ए वेक्टर आ जाएगा, सी ए वेक्टर 4 3 डेल्टा 4 3 डेल्टा है -11। अच्छा, अगर डेल्टा इक्वल टू 5 है तो क्या आएगा, सी बी वेक्टर 2 4, यहाँ पे आएगा 8, सी ए वेक्टर क्या आएगा 4 3 5। तो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी बी डॉट सी ए, यानी कि बोलेंगे इसका डॉट विथ दिस, इसका डॉट विथ दिस, दोनों को मिला के हमें सम करना। तो करेंगे जस्ट 8 प्लस 12 प्लस 88 प्लस यहाँ पे भी आएगा 8 प्लस 12 प्लस 40, ठीक है, तो ये बन जाएगा 20 टाइम्स 2 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 88, ये बनेगा 168। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन। तो क्लियरली देख सकते हैं ये राउंड 1 का सवाल है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट, बस हमें लगाना है कि सी बी क्रॉस सी ए, इसका मॉड्यूलस इंटू हाफ जो आएगा वही इस ट्राइंगल का एरिया आएगा। तो उससे हमें डेल्टा में क्वाड्रेटिक मिल गया, डेल्टा के 2 वैल्यूज मिल गए, तो उससे हमने सी बी सी ए निकाला और 2 पॉसिबल केसेस के लिए सी बी डॉट सी ए निकाला और फिर सम कर दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे बोल रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A such that A equal to this matrix XYZ belongs to the set of natural numbers. Determinant of adjoint of adjoint of adjoint of adjoint A equal to this much. तो बेसिकली हमें डिटर्मिनेंट के टर्म्स में कुछ रिलेशन दिया है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए एक बार निकाल लेते हैं, इसे निकाल के रख देते हैं, ठीक है, एक्स वाई माइनस जेड 1 2 3 1 1 2,
तो इसे अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स वाई माइनस जेड 1 2 3, इसे करेंगे तो 0 -1 तो ये ओपन करेंगे इसके अबाउ, एक्स टाइम्स -2 + 3 तो 1, यहाँ पे -1 टाइम्स -y -z, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। तो बेसिकली जो डिटर्मिनेंट है वो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब चलो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, 4 बार हमारे पास एडजॉइंट है, ठीक है। तो 4 बार अगर एडजॉइंट है तो हम जानते हैं कि अगर एडजॉइंट हमारे पास के टाइम्स होते हैं तो ये डिटर्मिनेंट क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल दिस एडजॉइंट कंपोजिट मैट्रिक्स, इसका आता है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n -1 होल टू द पावर k। के क्या है, के टाइम्स एडजॉइंट है। अगर लेट से हमारे पास यहाँ पे 4 टाइम्स एडजॉइंट का कॉम्पोजिशन है तो यहाँ पे k इक्वल टू 4 लेंगे। n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 by 3 मैट्रिक्स था तो इसलिए n को 3 लेंगे। तो इस केस के लिए हम बोल सकते हैं n इक्वल टू 3 k इक्वल टू 4। तो ये क्या बनेगा, 2 टू द पावर 4 यानी कि डिटर्मिनेंट a टू द पावर 16, राइट। तो डिटर्मिनेंट a टू द पावर 16 इक्वल टू 4 टू द पावर 8 5 टू द पावर 16, यानी कि डिटर्मिनेंट a आएगा। अच्छा इसे भी लिख लेंगे 2 टू द पावर 16, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट a आ जाएगा +-10, राइट। अब डिटर्मिनेंट a -10 नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट a है x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली नेचुरल नंबर्स अगर है x प्लस वाई प्लस जेड वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे -10 वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें बस इसका कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 10 यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। इसके कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं एक्स वाई जेड के, ठीक है। उतने नंबर ऑफ यहाँ पे मैट्रिसेस बनेंगे तो उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें इस सेट में मिलेंगे। तो कैसे करेंगे इसे, ध्यान रखना इस इक्वेशन में x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, z ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अगर इसमें देखें तो ये बिगर्स मेथड का क्वेश्चन है या फिर बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला गया है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले x को 1 दे देंगे, y को 1 दे देंगे, z को 1 दे देंगे, राइट। अगर तीनों को 1 1 1 दे देंगे, अब बाकी रहा 10 - 3 इक्वल टू 7, ठीक है। तो बाकी 7 में से हम कुछ भी तरीके से एक्स वाई जेड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेट से हमने एक केस ऐसा लिया कि x को 0 दे दिया, यहाँ पे 0 दे दिया, यहाँ पे इसको 7 दे दिया। तो x के टोटल कितने हुए, x के पास टोटल हुआ 1 + 0 यानी कि 1, y के पास हुआ 1 + 0 यानी कि 1, z के पास हुआ 1 + 7 यानी कि 8। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट दिस 7 टू दिस 3 कैंडिडेट्स x y एंड z सच दैट एनी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, ठीक है। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट से जाए, 7 प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि है 3 -1 सी, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 3 -1, तो यहाँ पे आएगा 9c2, ठीक है। तो 9c2 वेज हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसे कैलकुलेट करेंगे 9 × 8 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर आएगा 36, राइट। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, ऑप्शन 1 यहाँ पे मैच कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये राउंड 1 का सवाल है क्योंकि इसमें बस डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी तुम्हें लगाना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, उसके बाद बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, लेट r बी अ वेक्टर इन R3 सच दैट r - 2i + j इसका मोड इक्वल टू दिस, जहाँ पे i j k आर द यूनिट वेक्टर्स along पॉजिटिव x y एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। लेट लैम्डा बी अ रियल नंबर, ठीक है। देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी इज m। हमें पूछा गया 20m² का वैल्यू। अब ये सवाल डेफिनेटली 3D ज्योमेट्री से, 3D ज्योमेट्री से देखो जो भी सवाल आता है वो तो आसानी होते हैं, पर ऐसे ट्रिक घुसा सकते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकीनेस आ गया क्योंकि
इसमें ये जो आर वेक्टर दिया है ना, आर वेक्टर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है इन R3। तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उससे पहले हमें डिकोड करना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा सोचो, आर लेट से इस पी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दिस पोजीशन वेक्टर इज आर। तो हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले पॉइंट 2, -1, ये वेक्टर है 2, -1 का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। माइनस तो कॉमन ले लो, उसके बाद 2 i कैप माइनस जे कैप, तो 2, -1। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो 1, 1 बनेगा, और यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बनेगा माइनस 0, -1, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, राइट। मॉड्यूलस मतलब एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है, और एक दूसरा पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है R1 माइनस R2, इसका मॉड्यूलस, राइट। तो यानी कि हम बोल सकते हैं P पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो इन तीनों पॉइंट्स से इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ, ये अगर एक प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में ये तीनों पॉइंट्स है, और हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हैं जो इससे इक्विडिस्टेंट हो, क्लियरली हम बोल सकते हैं कि वो पॉइंट इन तीनों पॉइंट्स में आपस में ऐड करके जो ट्राइंगल बन रहा है उसका सरकम सेंटर होना चाहिए, राइट। तो इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो पी पॉइंट का एक पॉसिबल पोजीशन वेक्टर हो सकता है। अब देखो, यहाँ पे ये प्लेनर है, ठीक है, ये ट्राइंगल प्लेनर, ये इसका सरकम सेंटर है, तो इसे बोल देते हैं सी। तो पी जो होगा, पी सी हो सकता है, और क्या कुछ हो सकता है? और सोचो, अगर इस प्लेन से हम बाहर आ गए तो भी तो हो सकता है, राइट। इस प्लेन से, ये जो एक्स वाई प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, स्ट्रेट लाइन, 3D स्ट्रेट लाइन, जो कि सी से पास करता है। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर तुम कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लो, उससे इन तीनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस आएगा वो इक्वल आएंगे। तो यानी कि ये जो आर वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाले सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। यानी कि आर जो आएगा, आर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी टाइप का। तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी अगर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ए क्या है? ए है कोई भी एक पॉइंट जो उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इनिशियल पॉइंट हम बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो वो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये जो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा उसे ही हम मान सकते हैं इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। सी का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? ये पॉइंट है 2, -1, ये पॉइंट है 1, 1, ये पॉइंट है 0, -1। तो इसका सरकम सेंटर अगर निकाल ले तो आ जाएगा। तो ये तो आ गया ए, प्लस लैम्डा टाइम्स, लैम्डा इज अ पैरामीटर, टाइम्स द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन। डायरेक्शन वेक्टर क्या आएगा? ये जो लाइन आएगा, लाइन एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि बोल सकते हैं के कैप डायरेक्शन में ले सकते हैं इसका, राइट। लैम्डा के कैप, यानी कि ये जो वेक्टर आएगा 0, 0, 1, ऐसे ले सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे बस ए वेक्टर को हमें निकालना है। तो इसका सरकम सेंटर जब तुम निकालोगे इस ट्राइंगल का, तो वो निकल के आएगा हाफ कॉमा माइनस हाफ, ठीक है। इसे तुम कर लेना खुद से, सरकम सेंटर कैलकुलेशन तुम्हें आता है कि बस हमें किसी भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स निकालना है और फिर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो अब क्या करेंगे, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो था हाफ माइनस हाफ 0, ये तो आ गया। तो अब हमें क्या करना है, आर माइनस दिस। अब ये क्या है, इसे अगर देखें, ये हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं 1, 2, 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 2, 1, 1, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस तो ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, आर माइनस दिस। तो ये क्या है? ये तो फिर से एक लाइन का इक्वेशन है। देखो, ये एक दूसरा लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे लैम्डा पैरामीटर है, जिसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर 1, 2, 3 है, और ये वेक्टर है डायरेक्शन ऑफ द लाइन। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि हमें बस इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमें पता है, हम वही फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। तो A1 क्या आ जाएगा? 1, 2, 3। B1 क्या आ जाएगा? B1 आ जाएगा 2, 1, 1। A2 क्या है? A2 हमने निकाला है हाफ माइनस हाफ 0। B2 क्या आ जाएगा?
0, 0, 1। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता है वो आता है A1 माइनस A2 डॉट विद B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, पूरे का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल टू जो आएगा A1 माइनस A2 यानी कि 1 माइनस हाफ हाफ। अच्छा, ऊपर तो डिटर्मिनेंट बनेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, हाफ यहाँ पे आएगा 2 प्लस हाफ तो 5/2, यहाँ पे आएगा 3 माइनस 0 तो 3, यहाँ पे B1 B2 2 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 डिवाइडेड बाई आई जे के डिवाइडेड बाई नीचे आएगा 2 1 1 0 0 1 इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और पूरे का मोड। तो इसे कैलकुलेट करना होगा बस, इसे एक्सपेंड करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो हाफ माइनस 5 इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 0, ये आएगा नीचे आएगा √5, ऊपर आएगा 5 माइनस हाफ तो 4.5 9/2, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। तो यही गिवन है इक्वल टू m 9/2 √5, तो m स्क्वायर करेंगे 81 बाई ये आएगा 4 इंटू 5 तो 20। क्वेश्चन में क्या पूछा है 20 m स्क्वायर, तो 20 m स्क्वायर आ गया 81। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। डेफिनेटली अगर तुम्हें ये चीज क्लिक नहीं हुआ कि ये सरकम सेंटर का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर सरकम सेंटर ले सकते हैं और इस सरकम सेंटर से एक लाइन पास कर रहा है जिसका इक्वेशन यहाँ पे आर के टर्म्स में हमें दिया। तो ये इक्वेशन हमें ऐसे निकालना होगा, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला लगा के इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली राउंड 2 का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है इसमें, ट्रिकी भी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है लेट एस इक्वल टू दिस सेट, ठीक है, तो एस एक सेट दिया है जहां पे 1 से लेकर 6 तक सारे नेचुरल नंबर्स है। A be the set of all relations R from S to S that satisfy both the following properties। तो यहाँ पे बोल रहा है कि R एक ऐसा रिलेशन है जो S to S डिफाइन किया गया है, ठीक है, और R में एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स होने चाहिए फॉर each A, B belonging to R, mod of A minus B must be greater than equal to 2, राइट। तो यहाँ से हम क्लियरली रिलेशंस के जो पॉसिबल पेयर्स आ सकते हैं, पॉसिबल पेयर्स यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। देखो क्या आएगा, अगर हम इस कंडीशन की बात करें, यहाँ पे क्या आ रहा है इस कंडीशन में, mod of A minus B is either 2, 3, 4, 5 and nothing above that। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 6 माइनस 1 मैक्सिमम जो डिफरेंस है टर्म का वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 हो सकता है, ठीक है, तो इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो 2, 3, 4, 5 ये चारों पॉसिबल केसेस हमारे पास आएंगे mod of A minus B का। तो अगर लेट से हमने A minus B इक्वल टू 2 ले लिया तो क्या आएगा, तो यहां से ले सकते हैं कि A, B जो आएगा A, B ये हो सकता है, लेट से ये 1 बन गया तो 1, तो 3, 1 एक पॉसिबल पेयर है, 4, 2 एक पॉसिबल पेयर है, ठीक है, 4, 2 यहाँ पे आएगा 5, दिस विल बी 3, यहाँ पे आएगा 6, 4, ठीक है, ये चारों ही पेयर्स पॉसिबल है। सिमिलरली A माइनस बी इक्वल टू 3 के कितने पेयर्स पॉसिबल होंगे, देखो यहाँ पे अगर 1 आएगा, b की जगह 1 आएगा तो यहाँ पे 4 बनेगा, 4, 1, 5, 2, 6, 3। सिमिलरली A माइनस बी इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या क्या आएगा, A, B विल बी इक्वल टू आइदर 5, 1 और 6, 2। A माइनस बी इक्वल टू 5, इसमें एक ही पेयर बनेगा 6, 1। अब देखो क्योंकि हमें बोला गया है कि mod ऑफ A माइनस बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब A माइनस बी -2 भी हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ A और B का इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑप्शंस है वो ऑप्शंस है 4, यहाँ पे है 3, 4 और 3 7, यहाँ पे है 3, 10, ठीक है।
10 × 2 करना है क्योंकि इंटरचेंज करने पे हमें सेम चीज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो 20 पेयर्स हमें यहाँ पे मिल गए, इन 20 में से हमें कोई 6 पेयर्स सिलेक्ट करने हैं 26 वे में से, वे में। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ वेज में हम ये रिलेशन आर फॉर्म कर सकते हैं। हम इस इन 20 पेयर में से किन्हीं 6 पेयर्स को अगर चूज कर ले और उससे एक रिलेशन आर फॉर्म कर दे तो हमें ये क्राइटेरिया, दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हुए दिख जाए। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है? अब हमें बोला गया है अ रिलेशन R1 इज रैंडमली पिक्ड फ्रॉम द सेट ए। तो ए सेट में क्या है? ए सेट में ये सारे रिलेशन है। ठीक है, एक रिलेशन में मान लो हमने ये 6 पेयर्स चूज कर लिया, 3,1, 4,2, 5,3, 3,5 एंड 4,6, 6,4। ठीक है, इन ये चारों तो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने ये भी सिलेक्ट कर लिया 3,5, 4,6। ठीक है, तो उस केस में एक रिलेशन फॉर्म होगा, पॉसिबल कैंडिडेट इस ए में होगा ऐसा, राइट? तो उसके बाद ऐसे ही और रिलेशन हमने फॉर्म कर लिया, उससे हमने ये ए सेट फॉर्म कर लिया। अब हमें इस ए सेट में से कोई एक रैंडम रिलेशन पिक करना है और हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी सच दैट R1 विल बी सिमेट्रिक। तो R1 अगर सिमेट्रिक है, मुझे बताओ कोई रिलेशन अगर सिमेट्रिक है तो हम क्या जानते हैं? फॉर एवरी m, n बिलोंगिंग टू दैट रिलेशन, ठीक है, वी शुड हैव n, n ऑल्सो इन दैट रिलेशन। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर हमने लेट से 3,1 चूज किया, किसी रिलेशन में 3,1 है और अगर वो रिलेशन सिमेट्रिक है तो ऑब्वियसली उसमें 1,3 होना चाहिए, राइट? तो ऐसे हर एक पेयर के लिए हमें मिलना चाहिए उसके सिमेट्रिक पेयर। तो ऐसे हर एक पेयर m, n के लिए हमें n, m वाला पेयर मिलना चाहिए उस रिलेशन में। तो कैसे, कितने वेज में इसे फॉर्म कर सकते हैं? सोचो, एक रिलेशन सिमेट्रिक ऐसा हमें फॉर्म करना होगा इन 20 एलिमेंट से, ताकि वो सिमेट्रिक रिलेशन तो हो ही और साथ ही साथ ये दोनों कंडीशंस भी सेटिस्फाई करे। तो क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 10 हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स बने थे, इन 10 में से अगर हमने 3 पेयर सिलेक्ट कर लिया तो उसके जस्ट हम सिमेट्रिक पेयर्स कंसीडर कर लेंगे, तो हमारे पास 3 × 2 6 पेयर्स हो जाएंगे। सिमेट्रिक पेयर मतलब मैं बोल रहा हूं कि 3,1 मान लो हमने सिलेक्ट किया तो 1,3 बाय डिफॉल्ट हम उस सेट में डाल देंगे, उस रिलेशन में डाल देंगे। ठीक है, तो उससे हमें दिखेगा कि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा सिमेट्रिक नेचर का उस रिलेशन का, और हमें 6 पेयर्स भी मिल जाएंगे उस रिलेशन में। ठीक है, 6 एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे उस रिलेशन में। तो हम बोल सकते हैं इन 10 पेयर्स में से किसी 3 पेयर्स को हमें सिलेक्ट करना है। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इन द सेट ए इज 26। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा m/n आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 10 × 9 × 8/6 इंटू ये बनेगा 20 टाइम्स 19 × 18 टाइम्स यहाँ पे बनेगा 17 × 16 × 15 और ये बनेगा 6 का फैक्टोरियल, तो 720। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी 40, दिस will be 2, this will be 4, this will be 4, this will be 5, 3 is 15, 8। तो यहाँ पे बचेगा 72 डिवाइडेड बाय 6 × 19 इंटू 17 इंटू 4 इंटू 3, तो 12 कट गया 1/19 इंटू 17। ठीक है, तो 19 इंटू 17 ये बनेगा 170 माइनस 17 यानी कि 153, 17, 3, 2, 3, हाँ सॉरी, ये बनेगा 3, हाँ 3, तो 1/323। तो हमें बोला गया है ये m/n है, जहां पे m एंड n को प्राइम नेचुरल नंबर्स है। तो यहाँ पे m आ गया 1,
n इक्वल टू 323 हमें पूछा गया है m प्लस n, तो m प्लस n 324 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, बेसिकली हमने बोला कि आ, हमने पहले रिलेशन कंसिडर कर लिया कि इन 20 पेयर्स में से हमें रिलेशन पहले फॉर्म करना है। उसके बाद हमने बोला अगर सिमेट्रिक रिलेशन है तो अगर a कॉमा बी उस रिलेशन में है तो b कॉमा ए भी होना चाहिए। तो उसी हिसाब से हमने तीन किसी भी पेयर को यहाँ पे चूज कर लिया 10 में से, और बोल दिया कि उसका ही बस हमें ए और बी को इंटरचेंज करके जो एलिमेंट बन रहा है, जो ऑर्डर पेयर बन रहा है, उसे भी रिलेशन R1 में काउंट करना है, फिर जाके वो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। तो अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो इसे डेफिनेटली राउंड 2 में मैं करता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इसे अटेम्प्ट कर रहा तो होता। और अगर तुम रिलेशन और प्रोबेबिलिटी दोनों के मिक्सचर से कंफर्टेबल नहीं हो तो ऑब्वियसली तुम इसे लिव कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है।